हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द देसी मार्केटर शो। ये हमारा 7th एपिसोड है और आज हम डिस्कस करेंगे यही बुक के बारे में जो हमारा था, द 48 लॉज ऑफ पावर। इसमें मैंने आपको कल कहा था कि हम जो पावर के जो लॉज होते हैं उसका हम फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, जो कि था नेवर आउटशाइन योर मास्टर। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन में मैंने क्या क्या किया, कुछ नया कुछ अलग एक्सपीरियंस था या नहीं, वो सब हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो ये बुक में सारे जो लॉज हैं वो कैसे है ना, इसमें पहले कुछ स्टोरीज बताई गई है इसमें। तो किस तरीके से वो लॉ को यूज़ करके किसका नुकसान हुआ, फिर वो लॉ को यूज़ करके किसके कैसे फ़ायदे हुए, उसके बाद ये लॉ यूज़ कर मतलब इस लॉ को यूज़ करने के क्या एक्सेप्शंस है, कौन से केस में ये वैलिड या फिर एप्लीकेबल नहीं होता है, वो सब हम देखेंगे अभी। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि द फर्स्ट लॉ इज़ नेवर आउटशाइन योर मास्टर। जो भी आपके सुपीरियर हैं आपको उनको कभी आउटशाइन नहीं करने का है। यानी कि समझो जो आपके बॉस हैं या फिर जो भी अगर आपका ओपोनेंट है या फिर किसी लेवल में समझो रहते हो ना, कि आपके लेवल के ऊपर जो भी लोग हैं आपको उनको कभी भी आउटशाइन नहीं करने का। आउटशाइन यानी कि आपको खुद को उनसे ज़्यादा कभी स्मार्ट आपको नहीं दिखाने का है। आउटशाइन मतलब आप अगर उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो, अगर आप उनसे ज़्यादा फ़नी हो, अगर उनसे ज़्यादा आप दिखने में ज़्यादा ब्यूटीफुल या फिर सुंदर या फिर जो वो रहता है लुक्स में, अगर आप अच्छे हो, बात करने में अच्छे हो, इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो कभी भी आपका जो मास्टर है या फिर आपका जो सुपीरियर है आपको उनसे ऊपर कभी भी आपको खुद को पेश नहीं करने का है। इसका सिंपल रीज़न है कि जो आपके सुपीरियर रहते हैं उनको कंट्रोल में, उनको पावर में रहने का बहुत वो रहता है कि उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है। और जैसे ही उनको दिखता है कि कोई उनसे ज़्यादा स्मार्ट अगर उनके सामने आ गया तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं और वो आपको इमीडिएटली फायर या फिर अपने सिचुएशन से आपको निकाल देंगे। तो चलिए हम कुछ केसेस देखते हैं कि कैसे इन लॉ को पास्ट में एप्लीकेबल किया गया था और उनके रिजल्ट्स क्या थे। तो इसमें एक स्टोरी बताई गई है कि लुइस 14 के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था निकोलस फोके, और उनको पार्टीज का, ड्रिंक्स का, लड़कियों का, इन सब का बहुत शौक था। और क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके पास पैसे भी बहुत थे। तो काट साट के उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे लुइस 14 के, उन्होंने काफ़ी अच्छी और लेविश लाइफस्टाइल जी। एक दिन क्या हुआ ना, अचानक से उनका जो किंगडम है उसका प्राइम मिनिस्टर मर गया। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मरा, उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था उनको लगा कि उनके लिए अभी सही चांस है कि एक प्राइम मिनिस्टर के नेक्स्ट कैंडिडेट बनने का। और वो जो थे वो किंग के काफ़ी क्लोज भी थे, अच्छे रिलेशन थे उनके साथ। तो जैसे ही उनका जो प्राइम मिनिस्टर मरा, फोके जो था उनका फाइनेंस मिनिस्टर, उसने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी। उसको लगा कि अभी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मर गया है, इसको हम अभी यूज़ करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, और मैं किंग के लिए एक बहुत लैविश पार्टी में अपने लिए ऑर्गेनाइज करता हूँ। बेसिकली उसको ये जताने का था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है। तो उसके लिए वो एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। उस पार्टी में उसने किंग को बुलाया, जो भी बड़े बड़े लोग थे, सेलिब्रिटीज़, आर्टिस्ट, सबको बुलाया। खाना पीना एकदम जोर धमाके से किया। उसने अपना एक स्टैचू बनवाया, एकदम मतलब किंग के एंट्रेंस के सामने उसने बना दिया। तो बेसिकली वो दिखाना चाह रहा था किंग को कि वो देखो कितना एलिजिबल है अभी वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो जो वो पार्टी की इवनिंग थी एकदम धमाकेदार से उन्होंने सेलिब्रेट की। खाना पीना, पार्टी, ड्रिंक्स, सब गेस्ट वगैरह एकदम टॉप नॉच उनका हुआ था सब। उन्होंने किंग को एकदम लैविश तरीके से वेलकम किया, फायरवर्क्स का प्रेजेंटेशन किया, मतलब कार्ड साट के एकदम बढ़िया उन्होंने पार्टी जो थी ऑर्गेनाइज की थी। अगले दिन क्या हुआ ना, वो सब रात खत्म हुई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, किंग ने उस फाइनेंस मिनिस्टर को अरेस्ट करवाने का ऑर्डर भेज दिया। 3 महीने के बाद किंग ने उस फाइनेंस मिनिस्टर पे एकदम कड़े आरोप लगाए कि ये ट्रेजरी से चोरी करता है और उसने बहुत मनी का, बहुत लॉन्ड्रिंग और वो सब झमेला किया है। जबकि बात ऐसी थी कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो उसने की थी, जो पैसे के साथ गड़बड़ की थी, वो किंग के ऑर्डर और परमिशन के साथ ही की थी। और उस फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने जेल में डाल दिया और टिल द एंड ऑफ द लाइफ वो जेल में ही कैद रहा। तो ये थी स्टोरी, मतलब कैसे एक फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी जो कैपेबिलिटी है वो प्रूव करने के लिए उसने एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की और अल्टीमेटली वही पार्टी उसके लिए उसके डेथ का कारण बन गई। तो उसका मतलब इंटरप्रिटेशन क्या है? तो जो लुइस 14 जो किंग थे वो एक बहुत ही प्राउड और एरोगेंट मैन थे। उनको हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना पसंद था और मतलब वो बिल्कुल भी सह नहीं पाते हैं कि उनका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो कोई और बन जाए या फिर वो खुद आउट ऑफ फोकस चले जाए। तो भले ही जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो इंटेंशन था वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए और अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए था। उसको लगा वो इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करके अपने कनेक्शंस दिखाएगा और अपनी पहुंच दिखाएगा, अपनी पॉपुलैरिटी दिखाएगा किंग को, और किंग में भी समझ जाए कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है। पर उस पार्टी में क्या हुआ ना, जो भी सारे गेस्ट आए थे, क्योंकि वो पार्टी फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज की थी, सारे मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस फाइनेंस मिनिस्टर को अपना अटेंशन देने लगे। ये बात को देख के किंग बहुत इनसिक्योर हो गए। तो इससे हमको सीखने मिलता है कि कभी भी आपको अपने मास्टर को आउट परफॉर्म नहीं करना चाहिए। भले कितने भी आप स्मार्ट हो, कितने भी आप पहुंचे हुए हो, आपको कभी भी अपने मास्टर को नीचा फील नहीं करवाने का है, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो ये स्टोरी थी कि कैसे इस लॉ से किसका नुकसान हुआ। इसके बाद एक स्टोरी है कि इस लॉ को यूज करके कैसे किसका फायदा हुआ। तो इसमें स्टोरी बताई गई है कि जो जो इटालियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे गैलीलियो गैलीली, उसकी स्टोरी यहाँ बताई गई है। तो जो गैलीलियो था वो मोस्ट ऑफ द अपनी सारी इन्वेंशन मतलब बांट देता था, मतलब खुद क्रेडिट कभी नहीं लेता था उन सब बातों का। कुछ भी उसने इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी की वो अपने डिसाइपल्स में, अपने स्टूडेंट्स में बांट के एक सादी जिंदगी वो जीता था। तो इससे क्या हुआ ना, वो गैलीलियो हमेशा एक काफी डिपेंडेंट लाइफ जीने लगा वो, कि मतलब जितना उसको दान मिला ये मिला उससे अपनी लाइफ वो निकालता था। पर फिर अचानक क्या हुआ ना, एक बार उनको एक स्ट्रेटेजी हिट हुई। तो एक बार उन्होंने एक नए टेलीस्कोप से अपने जुपिटर के 4 मून डिस्कवर किए। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, रादर देन बस अपना उसका क्रेडिट किसी और को देना, उसने उसका क्रेडिट मेडिचीज को देने का डिसाइड किया। अब ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि उस टाइम पे ना मेडिची लोग जो थे उन्होंने जुपिटर को अपना सिंबल बनाया था। तो जैसे ही गैलीलियो ने जुपिटर के 4 मून डिस्कवर किए, उसने उस इवेंट को मेडिचीज के ग्रेटनेस के साथ कनेक्शन जोड़ा। मतलब उसने ऐसी एक स्टोरी बनाई कि ये पूरा ये हेवनली कनेक्शन है और जो किंग है वो एक्चुअली जुपिटर है और उसके 4 बेटे हैं, वो 4 मून उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे करके उसने पूरी स्टोरी बनाई और सारा क्रेडिट जो था उसने मेडिचीज को दे दिया। उससे क्या हुआ ना कि उस साल गैलीलियो को वो किंग ने अपने कोर्ट का ऑफिशियल फिलोसोफर और मैथमेटिशियन डिक्लेयर कर दिया विद फुल सैलरी। मतलब ये एक साइंटिस्ट के लिए उस जमाने में इतनी बड़ी बात थी कि उनको कभी आज के बाद पैसे की चिंता ही नहीं। तो इससे गैलीलियो के सारे जो पहले वो डिपेंडेंसी वाले दिन थे वो सारे खत्म हो गए। तो अभी हम समझते हैं सिचुएशन में एक्चुअली मतलब क्या हुआ। तो जो गैलीलियो ने अपनी डिस्कवरी की, रादर देन उसका पूरा क्रेडिट लेना और उसको बोलना कि ये सब मैंने किया है, उसने वो इवेंट की डिस्कवरी उस टाइम के किंग या फिर जो मास्टर्स थे उनको डेडिकेट कर ली। उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो इवेंट है कॉस्मिक इवेंट है, हेवनली इवेंट है, बहुत मतलब रेयर इवेंट, ऐसा वैसा है। स्टोरी बना के उन्होंने मेडिचीज के साथ कनेक्शन जोड़ दिया। और उस टाइम कैसा था ना, ये सब जो बड़ी बड़ी बातें थी उस टाइम पे एस्ट्रोनॉमी वगैरह इतनी एडवांस नहीं थी। तो इतनी बड़ी डिस्कवरी होना एक बहुत ग्लोरी की बात थी या फिर बहुत प्राइड की बात थी। तो वो सारा प्राइड उसने गैलीलियो ने अपने किंग्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो गैलीलियो ने क्या किया, जो भी सारी क्रिएटिविटी और डिस्कवरी थी वो उनके नाम पे कर दी। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि he did not outshine the master, he made the master outshine all others। लाइक लिटरली मतलब उन्होंने स्टार्स जुपिटर से जोड़ के लिटरली सबको आउटशाइन करवा दिया मास्टर्स को उनके। तो ये दो स्टोरीज थी कि कैसे मतलब एक लॉ को यूज करके किसी का फायदा हुआ और कैसे एक लॉ को यूज करके किसका नुकसान हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार देखो, हर किसी को इनसिक्योरिटीज होती है। अभी समझो आप अपना टैलेंट कभी ना कभी दिखाओगे तो बहुत सारे जन ऐसे होंगे जो आपके टैलेंट से थोड़ा इनसिक्योर फील करेंगे या फिर जेलस फील करेंगे। वो सब नेगेटिव फीलिंग किसी ना किसी में तो आनी ही है। तो आप अपनी लाइफ ऐसे एक एक के बारे में सोच के कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसे वगैरह सोच के निकालोगे तो बस यार हो गया आपका, मतलब आपकी लाइफ ऐसे ही कट जाएगी। तो सबके बारे में आपको नहीं सोचना है कि आपको उनको इन्फीरियर फील नहीं करवाने का है। बट व्हेन इट कम्स टू पावर, आपको जहाँ पे अपना पावर दिखाना है या फिर जो सिचुएशन में आप कंट्रोल हासिल करना चाहते हो, उस केस में आपको ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि जिसकी वजह से आप अपने मास्टर का या फिर जो आपके सुपीरियर है उनका अफेक्शन गेन करना चाहते हो। ऐसे होएगा कि आप वो सब चीज़ें करने में आप उनको ज़्यादा इनसिक्योर फील करवाओगे एंड एट द फर्स्ट मोमेंट जैसे ही वो इनसिक्योर फील हुए आपको वो किसी और से रिप्लेस कर देंगे। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि मे बी आप उनको आउटशाइन करना नहीं चाहो, बट नेचुरली बाय द वे यू आर मे बी वो फिर भी इनसिक्योर फील करने लगे। यहाँ पे एक स्टोरी लिखी है कि मतलब दो किंग्स की बात है, आपस में ही किसी ने किस पे कब्जा किया और जो दूसरा किंग था वो नेचुरली ब्यूटीफुल था। मतलब वो कुछ करता भी नहीं था, उसकी शक्ल इतनी अच्छी थी कि सब लोग उसकी शक्ल देख के मतलब उस पे ऐसा पागल हो जाते थे। तो वो दूसरे किंग ने कुछ किया भी नहीं तो भी पहले किंग ने उसको मार दिया। तो बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि आप इंटेंशनली कुछ कर नहीं रहे हो किसी को ऑफेंड करने के लिए, अपने मास्टर्स को आउटशाइन करने के लिए, बट बाय द वे यू आर नेचुरली, आप जैसे भी नेचुरल हो दूसरे लोग ऑफेंड हो सकते हैं जो आपके सुपीरियर या फिर जो आपके ऊपर वाले लेवल पे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको अवॉइड ही करो, ट्राई करो कि वो जॉब या फिर वो जो सिचुएशन है आप उसमें रहो ही मत। एक और गलती आप बिल्कुल मत करना कि कभी कभी आपको अगर लगता है कि आपके मास्टर आपकी तरफ अफेक्शनेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब किसी ने आपको उंगली दी आपके मास्टर ने, जरूर नहीं आप उसका पूरा हाथ पकड़ लो या फिर आप अपने पोजीशन का एकदम मिसयूज करके आप कुछ भी करने लगो। तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपके बॉस या फिर जो आपके सुपीरियर होते हैं थोड़ी भी आपके साथ फ्रेंडली हो गए तो आप एकदम ओवर फ्रेंडली हो जाते हो उनके साथ। तो आपको ये चीज़ भी नहीं करनी है, बहुत 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 नुकसान आपको हो सकता है इससे। तो ये जो लॉ है इससे नुकसान भी होते हैं, इसके फायदे भी होते हैं इससे। तो आप मेक श्योर करना इस लॉ को अपने फायदे के लिए यूज करो। तो फायदे के लिए यूज करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो मे बी जो आपका मास्टर है उसको आप थोड़ी बीच बीच में तारीफ कर दिया करो, झूठी तारीफ कर लिया करो, पर वो भी ओवर आउट ऑफ लिमिट मत करना, लिमिट में ही आप करो।
करना। अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हो अपने मास्टर से तो आप उनको ऐसे दिखाओ कि इंस्टेड आप थोड़े बेवकूफ़ हो और आपके मास्टर ज़्यादा स्मार्ट है। भले ही आप एक्सपर्ट रहने दो या फिर बहुत नॉलेजेबल रहने दो, फिर भी आप ऐसा दिखाओ कि आपको अपने मास्टर या फिर आपके बॉस सुपीरियर जो भी है, आपको उनके एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। आप ओकेजनली ऐसी ऐसी गलतियां भी कर सकते हो जो ज़्यादा नुकसान नहीं करे, थोड़ी छोटी मोटी गलती कर दिया करो ताकि आपके मास्टर सिक्योर रहें। आप कोशिश करो कभी अपने मास्टर के सामने आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के नहीं रहो। ट्राई करो आपका जो मास्टर है उसको हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखो। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये कुछ वीक फील करने के लिए चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अपने मास्टर के सामने या फिर जो भी है खुद को बेवकूफ़ बताओगे या ऐसे सब करोगे तो आप वीक खुद को प्रूव कर रहे हो। इनफैक्ट ये एक्चुअल चीज़ें हैं पावर गेन करने की। मतलब आप थोड़ा पॉलिटिक्स सेंस में देखोगे, एक्चुअली यही चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा पावरफुल बनाती है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप ज़्यादा स्मार्ट अगर आप खुद को दिखाओगे तो दूसरे लोग इनसिक्योर फील करने लगेंगे आपके टूवर्ड्स। इंस्टेड आपको थोड़ी थोड़ी बीच में गलतियां करनी है ताकि आप उनके इनसिक्योरिटी के विक्टिम बन के ना रह जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो भी आपके सारी जो आप कर रहे हो अपने मास्टर को ज़्यादा ऊपर वाले लेवल पर दिखाने के लिए जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब इट विल ऑल पे ऑफ। और जब भी आपके मास्टर के पास पावर डिस्ट्रीब्यूट करने की अपॉर्चुनिटी आएगी वो हमेशा आपको ही चूज करेगा, बिकॉज आप हमेशा उसको रिस्पेक्टेड फील करवाते थे और आपने हमेशा उसको सिक्योर रखा, कभी आपने उनको इनसिक्योरिटी नहीं दी। तो ये था फर्स्ट चैप्टर इसका, द फर्स्ट लॉ ऑफ पावर। कैसा लगा मुझे आप मेरे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको लगता है इस पावर के बारे में। मतलब ये बुक कैसा ना, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है इसमें मोस्ट ऑफ द बातें जो है काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग और काफ़ी न्यू है मेरे लिए। पर ऐसा भी कुछ है कि यार मैं 100% एग्री नहीं करता हूँ। मुझे लगता है यार बहुत बार आपको थोड़ा अपने दिल से भी सोचना चाहिए, हमेशा ऐसा पॉलिटिक्स टर्म में या फिर पावर कंट्रोल टर्म में सोचना नहीं चाहिए। तो ये जो भी मैं थॉट शेयर करूँगा ये मोस्टली रहेंगे सारे बुक से, पर बीच बीच में जो भी मैं अपनी चीज़ें सोचता हूँ या फिर जो मुझे लगता है वो भी मैं शेयर करते रहूँगा। तो फर्स्ट चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग था। अब देखता हूँ कि मैं इसको अपने लाइफ में कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मैं वही सोच रहा हूँ आज जब से मैंने ये पढ़ा है कि कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्चुअल हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या होगा जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ होता है ऐसा तो मैं शेयर करूँगा डेफिनेटली। आपके क्या थॉट्स हैं आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि यार क्या है ये, डू यू अग्री विद द ऑथर या फिर जो चीज़ें हैं, या फिर आप एग्री नहीं करते हो। और अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई सिचुएशन आई है, तो आपने उस वक्त पे कैसे बिहेव या रिएक्ट किया था, आप मेरे कमेंट्स में लिख के बताओ। तो ये था इसका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लॉ ऑफ पावर। इसके अलावा आज मेरा दिन यार काफ़ी बिजी गया, बहुत सारे काम थे मुझे। तो आज क्रिप्टो का बहुत कुछ काम था मुझे और अपना जॉब का भी मेरा थोड़ा ज़्यादा आज प्रेशर था मेरा। तो आज मैंने क्रिप्टो के कुछ वीडियोस देखे जो थे मतलब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो कभी भी अगर आप क्रिप्टो में या फिर स्टॉक मार्केट में या फिर कोई भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक एनालिसिस करने के लिए हमेशा कभी भी दो चीज़ें आपको एनालाइज करनी होती है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स में भी सेम चीज़ें रहती है, टेक्निकल और फंडामेंटल। या फिर अगर हम क्रिप्टो में बात करें उसमें भी दो रहती है, टेक्निकल और फंडामेंटल। तो फंडामेंटल मतलब क्या, वो कंपनी के सारे फंडामेंटल्स, यानी कि उनकी टीम कैसी है, उनका प्रोजेक्ट कैसा है, उनका विजन कैसा है, रोड मैप कैसा है, टोकनॉमिक्स कैसे हैं उसके, कितने टोकन सर्कुलेशन में है, मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट कैप जो रहता है वो सब क्या है, उनका जो प्रोजेक्ट है वो कितना अप टू डेट रहता है। ये सब जो चीज़ें हैं, ट्विटर फॉलोइंग कितनी है, ट्रस्ट कितनी है कम्युनिटी, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आती है कि वो कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ आती है किसी भी मार्केट का एनालिसिस में होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल मतलब बेसिकली जो भी ये ग्राफ स्टडी करते हो, जो भी करते हो, उसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। तो आज मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, पहली बार एक्चुअली मैंने टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो देखे मैंने। तो उसमें मैंने सीखा कि कैंडल स्टिक्स पैटर्न को कैसे रीड करते हैं, एक कॉमन पैटर्न क्या ऑब्जर्व करने मिलता है, कौन से मतलब हमको इंडिकेटर्स देखने चाहिए जिससे हमको मालूम पड़ जाए कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे आने वाला है। तो उन सब के बारे में सीखा। तो 4 चीज़ें जो आज मैंने सीखी उसमें वो ये थी, मतलब बेसिकली 4 इंडिकेटर्स थे जो आज मैंने सीखे बेसिकली क्या होते हैं। तो एक था उसमें से कि जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, या फिर उसमें एक बेटर टर्म था उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, उसको कैसे रीड करते हैं, एक वो मैंने देखा। और प्रैक्टिकली थोड़ा मैंने पहले के ट्रेंड्स जो थे बिटकॉइन के, इथेरियम के, वो सब स्टडी भी किए मैंने, थोड़े ऑब्जर्व किए। तो बेसिकली मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है कि एक वो सर्टन टाइम पीरियड का पूरा एवरेज होता है, बट जो नज़दीक वाला टाइम पीरियड होता है उसको उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस या फिर वेटेज दिया जाता है। तो वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड चीज़ जो थी उसमें वो थी RSI, जो था रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उससे आपको मालूम पड़ता है कि जो एक कॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो एक इंपॉर्टेंट उसमें वो चीज़ थी। थर्ड था MACD, मैकडी करके था, मैकडोनल्ड्स नहीं, MACD उसका था
मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। उसमें बेसिकली हमको मालूम पड़ता है कि मार्केट कितना वोलेटाइल है। और चौथा कुछ था, उसमें था वो बॉलिंजर कुछ ऐसा था, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आज क्रिप्टो के बारे में स्टडी की। और उसके अलावा मैं देख रहा था कि अपना मेटामास्क का वॉलेट कैसे सेट करते हैं। तो आजकल क्रिप्टो डोमेन फ्लिपिंग के बारे में कुछ देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं, तो एक वो मैं स्टडी कर रहा था कैसे होता है। उसके अलावा जो मैंने डोज कॉइन में आज मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे। मैं बेसिकली क्रिप्टो में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ, मतलब अगले 5 साल 10 साल तक एटलीस्ट मैं डाल के छोड़ दूंगा, बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करूंगा। बट ऐसे ही देखने के लिए कि डोज कॉइन का बहुत स्पेकुलेशन था, तो टाइम पास के लिए मैंने थोड़े पैसे डाल दिए उसमें। तो मैंने बिटकॉइन खरीदा था, सॉरी डोज कॉइन खरीदा था पहले मैंने 18 रुपये के आसपास जब था, तब थोड़े बहुत खरीदे थे मैंने। और उसके बाद जब ये एलॉन मस्क का ट्वीट आया कि 8 मई का SNL सैटरडे नाइट लाइव जो होता है, वो ट्वीट देख के मैंने करीब करीब 25 के आसपास ट्वीट शुरू हुआ। जब 25 रुपये था तब उसने ट्वीट डाला, मैंने खरीदा 35 रुपये के आसपास, बस देखने के लिए कि क्या होता है। तो क्योंकि SNL जो है 8 मई कल के लिए शेड्यूल्ड है, तो आज उसका प्राइस काफ़ी अच्छा खासा हो गया था। तो 35 में मैंने खरीदा, आज लगभग 55-56 पे मैंने सारे नहीं 50% सेल कर दिए मैंने। तो अच्छा खासा प्रॉफिट मेरा हुआ, लगभग 3-4 हज़ार रुपये का। अच्छा खासा बोल नहीं सकते, बट जितना भी डाला था मैंने, डाला सिर्फ 5000 रुपीज़ ही। तो उससे मेरा 3-4 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट जो भी हुआ वो निकाल लिया। बाकी मैंने उसको रखा हुआ है अब तक डोज कॉइन में। तो कल देखते हैं एक्चुअली कैसा होता है, तो मैं उसके बाद सोचूंगा कि उसको डोज कॉइन को आगे रखना है कि नहीं रखना है। उसके अलावा मैं पूरा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो एक है, आपको मैं, अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये आप देख सकते हो मेरा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो, जिसको मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहा हूँ मैं। तो अभी आपको यहाँ पे डोज कॉइन 3rd नंबर पे दिखेगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी खरीद के रखा है। बट उसके अलावा डोज जब बेच दूंगा तो मेजोरिटी मेरे एथेरियम, बिटकॉइन, पोलकाडॉट, कार्डानो, चेन लिंक और पॉलीगॉन इन सब में है। और भी नीचे थोड़े बहुत हैं जिनका अभी मेरा रिसर्च चालू है। तो ये सब मैंने आज किया थोड़ा क्रिप्टो के बारे में। और बाकी तो यार सैटरडे मेरा, वैसे यूजुअली सैटरडे मेरे बहुत बिजी जाते हैं, संडे और मंडे मेरा फ्री रहता है ऐसे यूजुअली देखा जाए तो आज काफ़ी बिजी रहता। अभी भी रात के 2 बज रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1:57। एनीवेज, आप कमेंट्स में बताओ कि आपके क्या थॉट्स हैं, कैसे लगा आपको ये एपिसोड आपका आज का। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है आप कर दो, यूट्यूब सब्सक्राइब कर दो, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह पे जो भी फॉलो सब्सक्राइब जो भी होता है आप सब फॉर्मेलिटी सब कर देना। तो ये था, अगर आपको जो भी डिटेल्स चाहिए और लिंक्स चाहिए, thedesymarketershow.com पे आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। कुछ सजेशंस, फीडबैक, क्या सीखा आपने, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, कमेंट्स मुझे लिख के बताओ। और चलिए मैं आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट एपिसोड में।